मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज संसद की समिति व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत में संसद के दोनों सदनों की सदस्य संख्या अधिक है और यह स्वाभाविक ही है क्योंकि देश में 1 अरब 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो चुकी है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 542 सदस्यों का होना और उधर 250 सदस्यों का होना बहुत कम लगता है। तो देश की जनसंख्या से यदि हम लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की तुलना करें तो यह हमें महसूस होगा कि एक एक सदस्य लगभग 50 लाख या 35-40 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह बहुत ज्यादा हो जाता है। यह 35-40 न भी हुआ तो 20-25 लाख की जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। तो सोचिए कि यदि एक प्रतिनिधि 20 से 25 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो फिर वह कहां तक अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर पाएगा। लेकिन यदि सदस्य संख्या के दृष्टि से देखें तो जहां 542-43 सदस्य हों, 500 से ऊपर सदस्य हों, तो वहां पर किसी विषय पर कितनी गंभीरता से चर्चा हो सकती है, ये थोड़ा हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। ये वैसे भी हमारे देश के जो सांसद हैं संसद की बैठकों में बहुत ज्यादा इच्छुक या इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और आए दिन संसद का पूरा भवन लगभग बहुत ज्यादा खाली खाली दिखता है। कई बार स्पीकर को लोकसभा में गणपूर्ति के लिए घंटी बजानी पड़ती है, गणपूर्ति भी नहीं होती। तो 543 सदस्यों में देखिए यदि 54 सदस्य भी उपस्थित न हो तो सोचिए संसद की स्थिति क्या होगी। संसद की बैठक साल भर नहीं बुलाई जा सकती, उसकी भी अपनी एक सीमा है। 3 बार अधिवेशन होते ही संविधान कहता है कि 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 3 बार अधिवेशन बुलाए जाते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून में बजट सत्र होता है, अगस्त में पावर सत्र होता है और दिसंबर में फिर शीतकालीन सत्र होता है। तो इतने अधिवेशन होने के बावजूद भी संसद के कम से कम लोकसभा के लिए यह संभव नहीं है कि वह किसी विषय पर विस्तार से विचार विमर्श कर सके, वाद विवाद कर सके, बहस कर सके और किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित कर सके। इसलिए भारत में समिति व्यवस्था को स्वीकार किया गया पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में अप्रैल 1993 में, और यह तय किया गया कि लोकसभा में और राज्यसभा दोनों को मिला करके कुछ ऐसी समितियों का निर्माण किया जाए जो समितियां किसी भी विषय से संबंधित या उस विषय से संबंधित विषय पर विस्तार से विचार विमर्श करें, जो जानकारी मंगाना चाहे मंगाएं, जिस अधिकारी को बुला करके कोई बात करना चाहे बात करें और उस पर अपनी रिपोर्ट देवें और उस रिपोर्ट पर सदन में संक्षिप्त चर्चा होकर के उस पर सीधे मतदान ले लिया जाए। तो यह तय हुआ और पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय 1993 में अप्रैल महीने से यह समिति व्यवस्था को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। इसके पहले लोकसभा की, राज्यसभा की, दोनों की अलग अलग भी और दोनों की कुछ संयुक्त स्थायी समितियां थीं। स्थायी समितियों के ऊपर और यह समितियां स्थापित कर दी गई। इसके बावजूद भी तदर्थ समितियों का भी प्रावधान है। तो थोड़ा सा इन समितियों के बारे में विचार करें। सबसे पहले लोकसभा का जो मूल नियंत्रण कार्यपालिका पर होता है वो प्रशासनिक होता है और वित्तीय होता है। तो वित्त पर सबसे ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। किसी भी देश में यदि कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने की बिल्कुल प्रभावशाली पद्धति है तो वहां पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो वित्त पर सबसे अधिक नियंत्रण होना चाहिए। जैसे कौटिल्य कहता है
जिस प्रकार से पानी में रहने वाली मछली पानी पीती हुई दिखाई नहीं देती, ठीक इसी प्रकार से वित्त के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी कब वित्त का, सरकारी वित्त का गबन कर ले, इसका पता लगाना बहुत कठिन होता है। तो वित्त के बारे में जो स्थायी समितियां, उस पर पहले चर्चा करें, उसके बाद फिर अन्य स्थायी समितियों पर विचार करेंगे। तो वित्त के लिए 3 प्रकार की समितियां हैं। एक लोक लेखा समिति, PAC इसको बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसमें 15 और 7 बराबर 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संगमनीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इन 22 सदस्यों का निर्वाचन मतलब लोकसभा में जिस दल के जितने प्रतिनिधि हैं, उसी प्रतिनिधि, उसी अनुपात में इनको लोक लेखा समिति में सदस्यता प्राप्त या प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसमें प्रतिबंध यह है कि 2 प्रकार की चीजें हैं। एक प्रतिबंध यह है कि कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, और दूसरा प्रतिबंध यह है कि विरोधी दल से संबंधित कोई सदस्य ही इसका अध्यक्ष हो सकता है। यह लोक लेखा समिति CAG जो प्रतिवेदन देता है, वार्षिक प्रतिवेदन देता है, CAG मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, पूरे केंद्रीय सरकार के सभी प्रकार के आय और व्यय का यह ऑडिट करके अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इसे लोकसभा और राज्यसभा में भेजते हैं, तो लोकसभा इस पर अधिक विचार करने का अधिकारी है, और लोकसभा में यह समिति उस रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार की लेखाओं की जांच करती है कि किन किन स्रोतों से आय की प्राप्ति कितनी हुई और किन किन मदों में इस राशि को व्यय किया गया, और इस पर अच्छी तरह से विचार करके फिर अपनी रिपोर्ट यह सदन में देती है। सदन में उस पर विचार होता है। तो लोक लेखा समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति के नाम से जानी जाती है। दूसरा है अनुमान समिति। अनुमान समिति का मतलब कौन से कार्य में कितना खर्च किए जाने का अनुमान है। वैसे सरकार जो बजट बनाती है उसमें विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए वो एक अनुमानित राशि ही उसमें मेंशन करती है। तो इस प्रकार के अनुमानों पर यह अनुमान समिति विचार करके देखती है कि अमुक प्रकार की किस प्रकार के कार्य में कितना खर्च होने की संभावना थी, या कितना खर्च हुआ और कितना ज्यादा हुआ या कम हुआ। तो सरकारी खर्च में कटौती किस प्रकार से की जा सकती है, यह अनुमान समिति इस पर विचार करती है। इसके 30 सदस्य होते हैं और इसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही निर्वाचित हो सकते हैं। इस पर भी विरोधी दल का ही सदस्य कोई इसका अध्यक्ष बन सकता है। यह अनुमान समिति लोकसभा की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है, क्योंकि इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। और तीसरा है लोक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। देश में सैकड़ों की संख्या में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं या ऐसे उपक्रम हैं जो शासन के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनके अध्यक्ष या इनके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी सबकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। और सरकार का इसमें भले ही ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, लेकिन इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, लोक उपक्रम हैं, इनके लिए एक समिति बनाई जाती है। इसमें भी 15 और 7 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। यह लोक उपक्रम समिति इन उपक्रमों की कार्य प्रणाली को जांचती है कि आपकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की है, उसमें कौन कौन से संशोधन परिवर्तन किए जाने चाहिए। आपका लेखा मतलब कि आपने कौन कौन सा, कहां से, आपने किन किन स्रोतों से आय की प्राप्ति की और उसको आपने किस प्रकार से व्यय किया, इसकी भी जांच करती है। तो ये लोक उपक्रम समिति, ये 3 प्रकार की समितियां हैं, वित्तीय समितियां। और वित्तीय समितियां सरकार पर वित्तीय नियंत्रण कार्य को संपन्न करती है। इसके अलावा 1993 के पहले या
1952 में जब पहली लोकसभा का निर्माण हुआ तब से लेकर के लगभग 16 समितियां हैं, पहले भी थी अभी भी हैं। ये 16 समितियां स्थायी रूप से काम करती हैं और स्थायी समिति के नाम से इनको जाना जाता है। इनमें ये 16 में जैसे कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति का मतलब संसद के अधिवेशनों के दिनों में किस दिन किन विषयों पर चर्चा हो, मिनट टू मिनट प्रोग्राम किस प्रकार से तय किया जाए, ये कार्य मंत्रणा समिति करती है। दूसरा है विशेषाधिकार समिति, सदस्यों के विशेषाधिकार होते हैं, इन विशेषाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की किसी घटना के कारण सदस्यों का विशेषाधिकार का हनन होता है या सदन के विशेषाधिकारों का हनन होता है तो ऐसे मामलों पर यह विचार करती है। अनुपस्थिति समिति, मान लीजिए कोई सदस्य निरंतर उपस्थित रह रहा है तो ऐसे अनुपस्थित सदस्यों पर यह विचार करती है। और महिला सशक्तिकरण समिति, सरकारी आश्वासन समिति, सरकारी आश्वासन कई बार मंत्रियों के द्वारा जो वक्तव्य दिए जाते हैं सदन में, वे अनेक प्रकार के आश्वासन देते हैं। इन आश्वासनों को पूरा किया या नहीं पूरा किया गया, नहीं किया गया, ऐसे मामलों पर सरकारी आश्वासन समिति विचार करके फिर रिपोर्ट देती है। फिर उस मंत्री महोदय से कहा जाता है कि आपने आश्वासन दिया था सदन में, आपके आश्वासन पूरे नहीं हुए, उन मंत्री की खिंचाई होती है। और याचिका समिति, अनेक प्रकार की याचिकाएं सदन में आती हैं, इन याचिकाओं पर विचार करना। निजी सदस्य विधेयक समिति, पिछले चर्चा में में ये बात आई थी कि शुक्रवार को हाफ डे होता है और शुक्रवार को विरोधी दल के सदस्य निजी सदस्य विधेयक रख सकते हैं सदन में। निजी सदस्य विधेयकों पर यह समिति विचार करती है। एक बात ध्यान रखें, निजी सदस्य विधेयक प्रायः लोकसभा से पास नहीं हो सकते क्योंकि बहुमत मंत्रिमंडल के पास होता है और यदि मंत्रिमंडल चाहेगा तो खुद अपना विधेयक पेश करेगा। किसी विरोधी दल के सदस्य को यह श्रेय क्यों वह देना चाहेगा? तो पहले मतदान में या जिस स्तर पर भी मतदान होता है उसी स्तर पर ही यह विधेयक निरस्त हो जाता है। लेकिन सदस्य भी अपनी रुचि, अपनी इच्छा को व्यक्त करने के उद्देश्य से ऐसे निजी सदस्य विधेयक पेश करते हैं और इन पर चर्चा होती है। तो यह समिति ऐसे विधेयकों पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देती है। फिर अधीनस्थ विधायन समिति, अधीनस्थ विधायन, इसको अंग्रेजी में सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है, प्रदत्त विधान कहते हैं। प्रदत्त विधान का मतलब होता है कि संसद में जो विधेयक पास होते हैं ये विधेयकों की एक मोटी रूपरेखा होती है। इन समस्त कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी नियमों का निर्माण करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी कानून तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि नियम न बनाए जाएं। कानून संसद बनाती है, नियम प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो नियम बनाते हैं उसे प्रदत्त विधायन कहते हैं। तो प्रदत्त विधान मतलब नियमों का निर्माण करना हर काम के लिए, कोई भी काम हो। जैसे चुनाव करवानी है पंचायती राज व्यवस्था के, नगर निगम व्यवस्था की, तो संसद ने कानून बना दिया, उसके बाद राज्य विधानसभाओं ने भी कानून बना दिया। लेकिन कानून बनाना पर्याप्त नहीं होता, उन कानूनों को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए इसके लिए नियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। नियम प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं, तो इसको प्रदत्त विधान कहते हैं। तो इन प्रदत्त विधान के अंतर्गत जो नियम आदि बनाए जाते हैं, ये नियम कानून के अनुकूल है या नहीं, इस पर यह अधीनस्थ विधायन समिति विचार करती है। फिर वेतन भत्ता, यह सबसे बहुत अच्छी समिति है। भले ही अन्य किसी भी मामले में सदस्यों के बीच, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल के बीच घोर मतभेद हो, घोरतम मतभेद हो, लेकिन एक माने में, एक विषय में संसद का प्रत्येक सदस्य एक मत होता है, इनके बीच सहमति देखी जाती है, वह है वेतन भत्ता। तो ये वेतन भत्ता दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के वेतन भत्ता के बारे में विचार करके अपनी रिपोर्ट देते हैं और फिर उसके बारे में असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता। सुविधाएं चाहिए हमारे सांसदों को, वेतन कम चाहिए लेकिन सुविधाएं ज्यादा चाहिए, भत्ता ज्यादा चाहिए, क्योंकि वेतन ज्यादा मिलेगा तो इनकम टैक्स कटेगा और वो हमारे सांसद, हमारे देश के माननीय सदस्य वेतन इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहते।
तो इसके बारे में सदस्यों में एक मत होता है। इसके अलावा लाभ का पद संबंधी समिति होती है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण की समिति होती है। ऐसे करके लगभग 16 समितियां ये स्थायी समितियों के रूप में काम करते रहती है। 2 प्रकार की समितियां हुई। तीसरे प्रकार की समितियों का निर्माण अप्रैल 1993 के बाद हुआ है। पहले 17 समितियां थी, अभी इनकी संख्या 24 हो गई है। तो 24 में आप मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि गृह, रक्षा, विदेश, वित्त, वाणिज्य, रेलवे, कोयला और स्टील, ऊर्जा, विद्युत, स्वास्थ्य, ऐसे करके तमाम प्रकार के विषयों पर विचार करने के लिए लगभग 24 स्थायी समितियां बनाई गई हैं। इनको DRSC कहते हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, विभागों से संबंधित स्थायी समितियां। तो ऐसे करके 24 समितियां हैं और 24 समितियों में लोकसभा के सदस्य भी होते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। लोकसभा के 21 सदस्य होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इस प्रकार से 31 सदस्यों की यह समितियां हैं। और यह उस जैसे मान लीजिए गृह समिति है, तो गृह समिति गृह संबंधी कोई भी मामला आया तो यह समिति उस पर विस्तार से विचार करती है, विचार करके अपनी रिपोर्ट सदन में देती है। सदन में उस पर संक्षिप्त में चर्चा होकर के उस विषय में प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है या विधेयक को पास कर दिया जाता है। तो समितियों की स्थापना से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि समिति के सदस्य किसी भी विषय पर गंभीरतापूर्वक और सूक्ष्म रूप से विचार कर सकते हैं, विस्तार से विचार कर सकते हैं। कोई भी जानकारी किसी भी अधिकारी या विभाग से प्राप्त कर सकते हैं और उस पर आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं। किसी भी अधिकारी को बुला करके उनसे पूछताछ की जा सकती है, उनसे आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है और वो अपनी रिपोर्ट इस प्रकार से देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सदन का अधिवेशन न चल रहा हो तो ऐसे अवसर पर इन समितियों की बैठक बुलाई जाती है। मतलब ये समितियों का काम साल भर चलते रहता है। समितियां हमेशा साल भर अपना काम करते रहती है। यदि मान लीजिए ज्यादा काम है तो समितियां लगातार काम करते रहती है। और संसद का अधिवेशन सीमित दिनों के लिए होता है, तो सीमित दिनों में सीमित प्रकार से ही वाद विवाद किया जा सकता है। सीमित लोगों को ही, सीमित सदस्यों को ही बोलने का अवसर मिल सकता है। लेकिन समिति में इन विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श होता है। इसलिए समिति व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था मानी जा सकती है। यह है समिति व्यवस्था। अब देखें उप प्रधानमंत्री, ये एक विषय छूट गया था। कार्यपालिका या प्रधानमंत्री के बाद इसकी चर्चा होनी थी, थोड़ा सा इस पर देख लें। उप प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? इसमें 5 बिंदुओं पर हम चर्चा कर सकते हैं। पहला है संविधान में उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद के बारे में संविधान उल्लेख नहीं करता। वैसे भी प्रधानमंत्री के बारे में बहुत कम प्रावधान संविधान में किए गए हैं और उप प्रधानमंत्री को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। मतलब उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक महत्व की दृष्टि से बिल्कुल शून्य है। दूसरा, मंत्री पद की शपथ। तीसरा, महत्वपूर्ण व्यक्ति। चौथा है तुष्टीकरण। 5वां, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। मान लीजिए प्रधानमंत्री की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है दल में, या जिन राजनीतिक दलों के समर्थन से वह बहुमत साबित कर रहा है, उस दल के नेताओं को संतुष्ट करने की आवश्यकता है, तब वह उप प्रधानमंत्री का पद निर्धारित करता है। मतलब कि उप प्रधानमंत्री का पद यदि हम आपको देंगे तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि आपके दल से हमें समर्थन मिलता रहेगा। तो उस राजनीतिक दलों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री का पद सृजित करता है। दूसरी बात, कोई भी उप प्रधानमंत्री या जिस व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है वह उप प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेता।
वह मंत्री पद की शपथ लेता है और फिर बाद में प्रधानमंत्री उसको उप प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। एक मजेदार घटना घटी 1989 में, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देवीलाल को, हरियाणा के देवीलाल को उन्होंने उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बात हुई कि ठीक है, देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाएंगे। शपथ लेने की बात आई तो उसमें राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। इस घटना को उल्लेख आर वेंकट रमन अपनी पुस्तक माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स में करते हैं। तो जब आर वेंकट रमन शपथ दिला रहे थे तो शब्द था, मैं देवीलाल अमुक अमुक ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं कि मंत्री पद से संबंधित, वेंकट रमन ने कहा मंत्री पद से संबंधित, देवीलाल ने कहा उप प्रधानमंत्री पद से संबंधित, दोबारा आर वेंकट रमन ने कहा मंत्री पद से संबंधित, फिर देवीलाल ने कहा उप प्रधानमंत्री पद से संबंधित पद की शपथ लेता हूं। यह गलत था, लेकिन आर वेंकट रमन राष्ट्रपति थे, वहां पर उनको विवाद नहीं करना चाहिए था। राष्ट्रपति की सोच यह थी कि संविधान प्रधानमंत्री और मंत्री पद का उल्लेख करता है, उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं करता। इसलिए कोई भी व्यक्ति, भले ही वह उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया हो, वह उप प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकता, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है। लेकिन जब 2 बार बोलने के बावजूद भी देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री पद कहा तो उसको इग्नोर करके फिर आगे उन्होंने शपथ दिलाई। इसका उल्लेख वो अपनी पुस्तक में करते हैं। मतलब उप प्रधानमंत्री पद का कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि पंडित नेहरू के लिए उप प्रधानमंत्री का पद सरदार पटेल को देना पड़ा था। और जैसे सरदार पटेल की मृत्यु दिसंबर 1950 में हुई, उप प्रधानमंत्री का पद पंडित नेहरू ने खत्म कर दिया, क्योंकि पंडित नेहरू के सामने कोई दूसरा व्यक्तित्व उतना महत्वपूर्ण नहीं था। तो पंडित नेहरू ने दिसंबर 1950 के बाद कोई उप प्रधानमंत्री का पद नहीं रखा। लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने भी नहीं रखा। श्रीमती गांधी जब प्रधानमंत्री बनी 1966 में, तो उसके बाद उन्होंने मोरारजी देसाई के गुट का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने उप प्रधानमंत्री पद स्थापित किया, मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया। इसकी कहानी पिछले दिनों चर्चा में आ चुकी है, अभी संक्षिप्त में थोड़ा सा विचार करें। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो प्रधानमंत्री पद के लिए 2 उम्मीदवार थे, 2 दावेदार थे। एक श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई लाल बहादुर शास्त्री के समय भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उस समय वो सफल नहीं हुए। तो अब दोबारा वो दावेदारी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। तो वर्किंग कांग्रेस संसदीय दल के नेताओं ने आपस में विचार विमर्श किया और मोरारजी देसाई से कहा कि आपके समर्थक कम हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थक ज्यादा हैं, इसलिए आप अपनी दावेदारी वापस ले लीजिए। लेकिन मोरारजी देसाई ने कहा नहीं, मैं दावेदार हूं और दावा करता हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा प्रधानमंत्री के पद का। इसलिए वोटिंग हुई। इस वोटिंग में श्रीमती इंदिरा गांधी को ज्यादा वोट मिले, मोरारजी देसाई को वोट कम मिले, और इस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। और उन्होंने मोरारजी देसाई के गुट का समर्थन प्राप्त करने के लिए मोरारजी देसाई को उन्होंने उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उनको वित्त मंत्रालय दिया। लेकिन इस बीच क्या हुआ, मजे की बात हुई। 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी एक बार विदेश यात्रा पर गई, और विदेश यात्रा पर जब वो गई तो उन्होंने मोरारजी देसाई को प्रभारी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उसे और किसी दूसरे मंत्री को उन्होंने प्रभार सौंपा और वो विदेश यात्रा पर चली गई। जब श्रीमती गांधी वापस आई तो मोरारजी देसाई ने कहा कि प्रभारी की उप प्रधानमंत्री मैं हूं,
इसलिए आपकी अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना, पूरा काम करना मेरा है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, उप प्रधानमंत्री का पद का कोई महत्व नहीं है, यह आपके गुट को का समर्थन प्राप्त करने के लिए और आपको संतुष्ट करने के लिए मैंने उप प्रधानमंत्री का पद बनाया है। बाकी इंचार्ज कौन होगा वो मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं होंगे। इसके बाद विवाद बढ़ा। श्रीमती गांधी ने वित्त मंत्रालय छीन लिया मोरारजी देसाई से, कोई दूसरा मंत्रालय दे दिया। मोरारजी देसाई को बहुत बुरा लगा, स्वाभाविक है, बहुत अपमानित महसूस हुए। उन्होंने मोरारजी देसाई ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। इस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई के गुट का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किया था। और यहां पर वीपी सिंह के समय देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री का पद दिया था। इसके अलावा उप प्रधानमंत्री का पद भारत में और कोई नहीं था। तो ये मान लीजिए कोई ऐसा सदस्य जो प्रधानमंत्री के दल का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी पकड़ है दल में, जनता में उसकी पकड़ है, तो उसका समर्थन करने के, उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए, उसका सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री का के पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करता है। और यह एक प्रकार से तुष्टीकरण है। और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व इसमें मूल चीज है। यदि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व इतना विशाल है तो फिर उप प्रधानमंत्री के पद की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये है उप प्रधानमंत्री का पद। इसी के साथ आज संसद के बारे में चर्चा हमारी पूरी हुई। अब अगली चर्चा में चलेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय की ओर। आपको धन्यवाद।